मैं आप लोगों के साथ 3 एग्जांपल्स शेयर करूंगा जिससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एआई ऑटोमेशन काम कैसे करती है और एआई एजेंट कैसे काम करता है। पर्पस सिर्फ ये है कि जो लोग समझते हैं कि यार हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है या हमको कोडिंग नहीं आती, हम लोग एआई एजेंट कैसे बनाएंगे, हम लोग एआई ऑटोमेशन कैसे करेंगे। ये 3 एग्जांपल्स अगर आपने सही तरीके से समझ लेना है तो यकीन करें कि आप लोग खुद भी प्रैक्टिकल साइड पे आ सकते हैं और आप लोग खुद एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स बना सकते हैं। पहला जो एआई एजेंट हम बनाएंगे वो बनाएंगे make.com पे। बहुत ही बिगनर लेवल टूल है और यूजर फ्रेंडली है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई मसला नहीं है, make.com हर चीज हैंडल कर लेता है। ड्रैग एंड ड्रॉप होता है और आपके लिए बहुत आसान होगा। फ्री टूल है, ठीक है, आपको 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं, आप फ्री में मल्टीपल टेम्पलेट्स यूज करें या अपनी तरफ से ऑटोमेशन बनाए। ज्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए मैं make.com को रेफर नहीं करता, लेकिन जहां पे सिंपल ऑटोमेशन होती है वहां पे मैं make.com को प्रेफर करता हूँ। तो सबसे पहले हम इस पे साइन इन कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि साइन इन करने के बाद डैशबोर्ड पॉपुलेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने जाना है क्रिएट सिनेरियो पे। क्रिएट सिनेरियो का मतलब ये है कि आप एआई ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाने लगे, ठीक है। ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको बता देते हैं कि हम लोग क्या चीज़ बनाने लगे। हम बेसिकली बहुत ही सिंपल सा वर्कफ्लो बनाएंगे जिसमें शॉपिफाई पे जब भी कोई ऑर्डर प्लेस हो रहा होगा वो डेटा हमारे पास एक्सेल शीट पे आ जाएगा। अभी मैं आपसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस टूल को यूज़ करें और छोटी छोटी ऑटोमेशंस बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग वेब हुक का मॉड्यूल लेके आते हैं। वेब हुक का बेसिकली पर्पस ये होता है कि जब कोई इवेंट अकर हो तो ये चीज़ ट्रिगर हो जाए, ठीक है। ये बेसिकली पर्पस है वेब हुक का। वेब हुक और एपीआई में क्या फ़र्क होता है? एपीआई में आप खुद पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। वेब हुक जो होता है ना वो खुद से आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो वेब हुक में हम लोग कस्टम वेब हुक आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं कि शॉपिफाई शॉपिफाई टेस्टिंग मॉड्यूल, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया वेबबुक को, ठीक है। वेबबुक को सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल आ रहा है। इस यूआरएल को अगर आपने टेस्ट करना है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा, तो आप सिंपल यहाँ पे जाएं, ब्राउजर पे लिखें तो ये इसने एक्सेप्टेड कह दिया, ठीक है। यहाँ भी देख लें सक्सेसफुली डिटरमिन आ गया। अब आपका वेबबुक यहाँ पे मॉड्यूल आ चुका है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग शॉपिफाई पे जाएंगे और शॉपिफाई पे जाके यहाँ पे जो वेबबुक का यूआरएल है वो हम शॉपिफाई को दे देंगे ताकि उसको पता चल जाए कि जब ऑर्डर क्रिएट हो तो ये वाले यूआरएल पे आपने जाना है, ठीक है। हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग अपना शॉपिफाई स्टोर खोलते हैं और यहाँ पे आप जा सकते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे तो नोटिफिकेशन पे जाएंगे। नोटिफिकेशन के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नोटिफिकेशन में जाने के बाद आप वेब बुक्स पे जाएंगे। वेब बुक्स पे जाने के बाद आप क्रिएट वेब बुक करेंगे। यहाँ पे हमारा वेब बुक जो होगा वो होगा ऑर्डर क्रिएशन का, ठीक है। हम लोग जो एग्जांपल सॉल्व करें वो बेसिकली ऑर्डर क्रिएशन की है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूआरएल दे देना है जो हम लोगों ने make.com से कॉपी किया है, इसको दे दिया हमने। और जो वर्जन होता है ना, वर्जन आपने हमेशा लेटेस्ट लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे जब आपका वेब बुक एक दफ़ा क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आ भी जाएगा आपके पास। ये देखें, ऑर्डर क्रिएशन का वेब बुक हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हम बेसिकली टेस्ट कर लेते हैं कि ये वेब बुक सही चल रहा है या नहीं चल रहा। एक्सेल वाला काम हम बाद में करेंगे। पहला काम ये है कि जो वेब बुक हमने बनाया है क्या वो सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं चल रहा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं जाऊँगा अपनी वेबसाइट पे। आप लोग कोई डमी स्टोर भी बना सकते हैं शॉपिफाई पे, सही है, या अगर आपके पास कोई अपना स्टोर है आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। मेरे पास मेरा अपना स्टोर है तो मैं उस पर ये काम कर रहा हूँ। मैं जाऊँगा नीचे, कोई रैंडम सा प्रोडक्ट देखता हूँ, यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखा, इस प्रोडक्ट पे गया, बाय नाउ किया। बाय नाउ किया, ऑब्वियसली ये मुझे चेकआउट पेज पे ले आया। ऐसे ये कह रहा है ईमेल एंटर करो, मैं ईमेल एंटर कर देता हूँ umairautomates@gmail.com, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देता हूँ उमैर, सेकंड नेम डाल देता हूँ परवेज, इस्लामाबाद 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 4400। ये मैंने यहाँ पे डाल दी इन्फॉर्मेशन सारी। अब मैं कंप्लीट ऑर्डर करता हूँ। जब ऑर्डर कंप्लीट होगा इसका मतलब ये है कि शॉपिफाई पे मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब हम जाते हैं make.com पे। make.com पे जाने के बाद ना हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। हम देखते हैं कि यार ये वाकई जब नया ऑर्डर आ रहा है वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा।
अब ये देखें इसने यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया है कि जब जोन्स ऑर्डर मैंने वहाँ पे प्लेस किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आ गया। सही है, आप देख सकते हैं आईडी बता रहा है, ऐप आईडी बता रहा है, फिर उसके बाद जो काम की चीज़ है वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे क्या कहते हैं, बिलिंग एड्रेस देख लेते हैं। बिलिंग एड्रेस पे जैसा देख रहे हैं मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी अपनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। अब मेरे पास ऑप्शन है मैं एक्सेल में सारी इन्फॉर्मेशन ले जाऊँ या मैं सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेके जाऊँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मैंने सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है गूगल ड्राइव पे जाके, और उस पर मैंने ये कॉलम दे दिए, मुझे ऑर्डर नंबर चाहिए, बिलिंग एड्रेस चाहिए, सिटी चाहिए, कंट्री चाहिए, प्रोडक्ट टाइटल चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। ये 5 कॉलम्स मैं लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जब ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक दफ़ा टेस्ट कर ली कि ये सही है या नहीं है, तो उसके बाद मैं जाऊँगा एक्सेल, यहाँ तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट मॉड्यूल ऐड करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा गूगल शीट। ठीक है, गूगल शीट लिखने के बाद ऐड और रो करूँगा। ऐड और रो का मतलब ये है कि जैसी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ऐड कर लें। आप देख सकते हैं कि make.com पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं गूगल शीट पे। अगर हमने कोई सर्च करने डेटा वो भी ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं, अपडेट करना है वो भी कर सकते हैं, और भी मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। देख रहे हैं, बल्क अपडेट करना है, ठीक है, क्लियर करना है, मतलब एक्सेल शीट को सारी रिमूव करना है वो भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे है। फिलहाल हम लोग ऐड और रो करते हैं। ऐड और रो करने के बाद जी कनेक्शन बनाना है आपने, आप सिंपल यहाँ पे अपने जीमेल की क्रेडेंशियल्स डालेंगे तो वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। अब फाइल नेम जो है, मेरी फाइल नेम यहाँ पे सर्च करेगा, खुद ही से सर्च कर रहा है। देखिए, मैं शॉपिफाई टेस्टिंग पे क्लिक करूंगा। शॉपिफाई टेस्टिंग पे जाने के बाद, शॉपिफाई टेस्टिंग बेसिकली मेरी स्प्रेडशीट का नाम है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे शीट नेम बता दूंगा, शीट 1 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हेडर डाले हुए तो इसलिए यहाँ पे हेडर की इन्फॉर्मेशन ले आया है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ईमेल उठा लो। ईमेल यहाँ पे जहाँ पे अवेलेबल है ना, तो हम लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ईमेल मैंने सर्च किया, ईमेल पे आगे जी मैं करता हूँ, ये ईमेल आ गई। ठीक है, इस पे मैं एक दफ़ा क्लिक करूंगा, यहाँ पे ईमेल आ जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटस डाल देते हैं कि भाई स्टेटस क्या है, पेड है या नहीं है, क्या स्टेटस है। सही है, ये मैंने फाइनेंशियल स्टेटस पे क्लिक किया। ऑर्डर नंबर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर नंबर। ठीक है, ऑर्डर नंबर आ जाएगा मेरे पास। बिलिंग एड्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस, और ये मेरे पास ले आएगा एड्रेस, जो कि हमारे केस में मैंने खाली इस्लामाबाद ही लिखा हुआ था। ठीक है, सिटी का नाम मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सिटी। सर्च बार में मुझे लिखना पड़ेगा सिटी, मैं सिटी लिखता हूँ। सिटी लिखने के बाद ये देखें सिटी का भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब कंट्री की भी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, ये कॉलम भी मैं ले रहा हूँ, कंट्री आ गया हमारे पास। सही है, कंट्री पाकिस्तान आ गया। सही है, और प्रोडक्ट टाइटल जो है, मैं एक टाइटल सर्च करता हूँ, ये प्रोडक्ट टाइटल भी ले आएगा हमारे पास। टाइटल हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये 2 दफ़ा आ गया, इसको मैं 1 दफ़ा कर देता हूँ। अच्छा, क्वांटिटी आ जाती है, क्वांटिटी को मैं यहाँ से कर लेता हूँ सर्च क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी मेरे पास आ गई। तो ये कॉलम्स हैं जो कि मैं इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट में डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा सेव करने के बाद मैं दोबारा से एक ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, ताकि हमारे सामने क्या कहते हैं लाइव एग्जांपल आ जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से ऑटोमेशन हो रही है और डेटा जा रहा है। तो मैं दोबारा से एक जाता हूँ इसी साइट पे, और यहाँ जाके रैंडम सा प्रोडक्ट उठा लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं। प्रोडक्ट उठाया, बाय इट नाउ किया। ठीक है, बाय इट नाउ करने के बाद मैं यहाँ पे गया और मैं ऑटोमेट्स डाली, इन्फॉर्मेशन मैंने डाली। यहाँ पे मैं ये डालता हूँ, यहाँ पे मैं ये डालता हूँ। ठीक है, एड्रेस मैंने ये डाला, अपार्टमेंट मैंने ये डाला, सिटी में डाल देता हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, पोस्टल कोड में डाल देता हूँ 000। ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर करता हूँ। जब मैंने कंप्लीट किया, मतलब कि एक ऑर्डर क्रिएट हो गया शॉपिफाई पे। अब मैं यहाँ पे ना कहता हूँ कि यार अच्छा, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास ये कह रहा है कि नए डेटा, मैं कहता हूँ जी वेट फॉर न्यू डेटा। ठीक है, वेट फॉर न्यू डेटा का मतलब वही है कि जो मैंने नया ऑर्डर क्रिएट किया उसका डेटा हमारे पास आना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा पॉपुलेट होकर आ गया। ठीक है, और एक्सेल शीट का देखें जी, वैल्यूज़ इन द कॉलम, ये सब इसने दे दिया। जो अपडेट वाली चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने बता दिया। एक रो अपडेट हो रही है, 8 कॉलम्स हैं, और ये सारी वही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास एक्सेल शीट पे जो हमने यहाँ पे किया। अब आप ये देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने भी एंटर की थी यहाँ पे आ गई है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है main.com की। ठीक है, ये ऑटोमेशन की है। ठीक है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि ऑटोमेशन करना कितना आसान है। सिंपल सा यूज़ केस उठाया है, आप लोग अपने एंड पे कॉम्प्लेक्स यूज़ केस भी उठाएं और उससे अब जो सेकंड एग्जांपल है, इस पे भी हम लोग make.com को यूज़ करेंगे और AI एजेंट बनाएंगे। पिछली एग्जांपल पे AI ऑटोमेशन की थी, इसमें हम लोग AI एजेंट बना रहे हैं। एजेंट का काम क्या है? एजेंट का काम है बेसिकली जब भी कोई जीमेल पे मुझे इनबॉक्स आए उसका रिप्लाई कर दे पर्सनलाइज वे में।
मैंने वर्क फ्लो बनाया हुआ है, मैं आपको खाली दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए, आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई make.com पे ऑटोमेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली पहला मॉड्यूल है जीमेल का। ठीक है, जीमेल पे मैंने अपना जो जीमेल वाला ईमेल एड्रेस है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हर चीज़ मैंने एज इट इज छोड़ दी है। ठीक है, आप लोग इस पर मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, मतलब आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई जब सेंडर स्पेसिफिक हो तो उससे भेजे, या सब्जेक्ट कुछ हो तो फिर वो भेजे, हैज़ द वर्ड हो खाली ये वाले कंसीडर करो, मतलब कि मल्टीपल इसमें फिल्टर्स भी लगा सकते हैं आप इस मॉड्यूल में। ठीक है, मैं अभी कोई फिल्टर नहीं लगा रहा, सिंपल सी एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग जाते हैं ओपन एआई पे। ओपन एआई का जो ओपन एआई का मॉड्यूल है जनरेट रिस्पॉन्स वाला, इसको यूज़ करेंगे। इसमें मैंने 4o यूज़ कर रहा हूँ मॉडल। ठीक है, एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देनी है और प्रॉम्प्ट देखे मैंने कैसे डिफाइन की हुई, ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। राइट अ प्रोफेशनल पोलाइट रिप्लाई टू द कस्टमर, सब्जेक्ट बता दो उसको, सही है, सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ से आएगा। फ्रॉम बता दो नाम क्या है, मैसेज बॉडी बता दो फुल टेक्स्ट बॉडी, रिप्लाई वेरी प्रिसाइजली इन 20 वर्ड्स। अच्छा, अब मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ कि आपने ओपन एआई की एपीआई कहाँ से लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ओपन एआई की एपीआई कनेक्ट की हुई है। जब यहाँ पे मैं गया था ना ऐड कनेक्शन में यहाँ पे, तो मैं ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ, ओपन एआई एपीआई की। ठीक है, सिंपल लिखे यहाँ पे जाके एपीआई कीज पे जाएं। ठीक है, एपीआई कीज पे जाने के बाद एपीआई कीज पे देखें आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी एपीआई की बनाई हुई है। अगर आपने बनानी है क्रिएट न्यूज़ सीक्रेट की करेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे, प्रोजेक्ट का बताएंगे किस प्रोजेक्ट में करनी है, और फिर वो आपको क्रिएट करके एक की दे देगा। इस की को आपने सेव कर लेना है अपने पास। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ जाती है ओपन एआई की एपीआई की। $5 आप डाल दें इसमें। ठीक है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, आप लोग $5 डालेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑटोमेशन की। ठीक है, तो ये आ जाता है, जैसे ये ओपन एआई का मॉड्यूल आ गया। ओपन एआई के मॉड्यूल के बाद दोबारा मैं जीमेल का मॉड्यूल दे रहा हूँ जो है सेंड एन ईमेल वाला। अब आप देख सकते हैं जीमेल के दो मॉड्यूल्स है, एक मॉड्यूल है जो वॉच ईमेल है, एक मॉड्यूल है जो सेंड एन ईमेल है। अब जीमेल के और भी बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं जो कि make.com पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि make.com पे अगर आपने सिंपल ऑटोमेशन करनी है तो बहुत अच्छा टूल है। तो अच्छा, अगर मैं इस वाले मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ भी हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया, जिस मॉड्यूल पे हम लोगों जिस मॉड्यूल से हमने मैसेज भेजना है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो बेसिकली जिसको भेजनी है उसकी ईमेल यहाँ डाली, सब्जेक्ट डाला, टेक्स्ट डाला कि कौन सा ये टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास ओपन एआई के मॉड्यूल से आ रहा है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ओपन एआई का यहाँ पे ग्रीन कलर है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन आ रहा है ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। ठीक है, और भी मल्टीपल चीज़ें, अगर इमेज वगैरह देनी है या सिग्नेचर कंटेंट एंड पे डालना है कि भाई ये ईमेल किसकी तरफ से है, ये चीज़ें डाल सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल रख रहा हूँ, मैं इसको सिंपल सेव करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ना क्या कहते हैं एवरी 15 मिनट्स भी कर सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं ना आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, मैं एक ईमेल करता हूँ अपने दूसरे अकाउंट से और फिर हम देख लेते हैं ये किस तरह का रिप्लाई कर रहा है। ठीक, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस मॉड्यूल को। मैं वॉच ईमेल्स पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार अगर सिर्फ मेरे दूसरे ईमेल एड्रेस से कोई मैसेज आए ना, सिर्फ उसका रिप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपनी दूसरी ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब अगर बाकी किसी भी ईमेल एड्रेस से कोई भी इनबॉक्स आएगा उस पर पर्सनलाइज मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन अगर मेरे ईमेल एड्रेस से आएगा तो फिर पर्सनलाइज जाएगा। सही, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे ना प्रोडक्शनाइज कर देता हूँ साथ ही सेव चेंजेस करके। ठीक है, सेव चेंजेस किए मैंने। सेव चेंजेस करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अनपब्लिश करके दोबारा पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपने जीमेल पे। जीमेल पे जाके ये एक मैसेज है जो कि मेरा उमैर परवेज वाला अकाउंट उससे कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा आई एम डूइंग टेस्टिंग फॉर मेक, टेल मी प्रिसाइसली अबाउट इट। मैंने ये मैसेज कर दिया अपने उमैर ऑटोमेट वाले पे। अब जब भी ये मैसेज डिलीवर होगा ना तो साथ ही पर्सनलाइज फ्लो चल पड़ेगा यहाँ पे, और आप यहाँ पे लॉग्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है make.com। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको खाली। अच्छा, हिस्ट्री में आएंगे, लेस देन 1 सेकेंड पे देखें ये स्केड्यूल हुआ है और स्टेटस सक्सेस है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्क फ्लो था वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि वर्क फ्लो ने काम कैसे किया। ठीक है, ये वाला पहला मॉड्यूल था जिसमें वॉच ईमेल्स था, जिसका पर्पस खाली ये था कि अगर कोई इनबॉक्स आ रहा है एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस से तो वो यहाँ पे ले आए। अब मैंने जिस तरह ड्राफ्ट था जो मैसेज, वो यहाँ पे देखें सारा मैसेज ये यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, मैसेज लेके आने के बाद जी इसने क्या आउटपुट जनरेट किया ओपन एआई पे। ओपन एआई पे देख सकते हैं, हाई मैन मेक ऑफर्स ऑफ ऑटोमेशन टूल फॉर बिल्डिंग वर्क फ्लोज एंड इंटीग्रेटिंग एप्स
एप्स विदाउट कोडिंग, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। आप देख सकते हैं कि ओपन एआई का मॉड्यूल हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया, सिंपल सा स्टेप था, सिर्फ एपीआई हमने दी वहाँ पे और यहाँ पे मॉड्यूल आ गया। उसने वहाँ पे रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स जो पिछले वॉच मेल्स का था कैसे लिया था, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया था कि भाई सब्जेक्ट ईमेल का ये उठाओ, फ्रॉम उठाओ किसने भेजा है, मैसेज बॉडी उठा लो। मैसेज बॉडी में सारा सारा पुराना मैसेज था, ठीक है। अब ये इसने आउटपुट यहाँ पे जनरेट किया, आउटपुट जनरेट करने के बाद इसने फिर एक और मॉड्यूल हमने यहाँ पे ऐड किया था जिसका पर्पस था कि उसने ईमेल सेंड करनी थी, और ईमेल क्या सेंड की वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं जी, ये देख सकते हैं टू दिस, ये सब्जेक्ट है, ये बॉडी है, बॉडी का कंटेंट क्या है, कंटेंट ये है। अब हम लोग वेरीफाइड भी कर लेते हैं कि यार वाकई ये वाली ईमेल आई थी या नहीं आई थी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए जी, ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ गया मुझे, जो कि मैंने पहले मैसेज किया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से आया है। और आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि make.com ने चीज़ें बहुत आसान कर दी है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द प्रैक्टिकल साइट पे आएँ। make.com की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा वो Na10 की है, ठीक है। Na10 बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। make.com जो है वो बिगनर लेवल है, Na10 जो है एडवांस लेवल, और मार्केट में काफ़ी लोग इसी पे काम कर रहे हैं। हमारे पास भी जब कोई ऑटोमेशन का काम आता है तो हम लोग Na10 पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी वजह ये है कि Na10 बेसिकली एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, सस्ता पड़ता है हमें। दूसरी वजह यह है कि इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। हम लोग इसमें जो, क्योंकि हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स आती है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज को हम लोग Na10 में बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो अब बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल सिंपल सी कंसीडर करें, वही जो हमने make.com पे की थी, कि जब भी कोई जीमेल पे इनबॉक्स आए तो इनबॉक्स पे उस मैसेज का रिप्लाई कर दे। सिंपल सा वर्क फ्लो मैंने रखा है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि Na10 भी आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेरेटिव टू make.com, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग सीख लेंगे, ठीक है। यहाँ भी मॉड्यूल होता है जैसा make.com में होता है, ठीक है। हम लोगों ने मॉड्यूल पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई क्या, जिसमें मैंने आप अपना जीमेल कनेक्ट किया है, ये बताया कि भाई कितनी देर बाद ट्रिगर हो, ठीक है, फिर कब ये ट्रिगर हो, जब मैसेज रिसीव हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मैक्सिमम ईमेल पर पूल, मतलब पर पूल पे कितने मैसेजेस आए, ठीक है, खाली अनरीड वाले मैसेजेस उठाए, ठीक है। फिर उसके बाद सेटिंग्स है कि ऑलवेज आउटपुट एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें, ठीक है। आप लोग लाजमी इसको ट्राई करें अपनी साइट पे भी ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर ये AI एजेंट का मॉड्यूल होता है इसमें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम लोग जब AI एजेंट्स या मल्टी AI एजेंट बनाते हैं Na10 में, तो इस मॉड्यूल का बहुत ज़्यादा काम होता है। इसमें बेसिकली आपके पास देख सकते हैं कि चैट मॉडल का भी बताते हैं हम, जैसा ओपन AI यूज़ करना है, ओपस यूज़ करना है, ठीक है, एक DeepSeek यूज़ करना है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे बताते हैं। फिर मेमोरी का भी बताते हैं कि भाई सेशन की मेमोरी रखो अपने पास, या कोई नॉलेज बेस है वहाँ से लेके आओ डाटा। फिर अगर कोई MCP टूल है, अगर कोई टूल कनेक्ट करना है, अगर कोई थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेके आनी है, वो भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो Na10 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बहुत आसान होता है। अगर आप कोडिंग में ये काम करेंगे तो काफ़ी लंबा कोड होगा, उसको समझना भी एक साइंस होगी, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो बेहतर ये है कि Na10 पे अपनी ग्रिप बनाएं, ठीक है, और इस पे आप लोग AI ऑटोमेशन या AI एजेंट्स वगैरह बनाएं। तो ये AI एजेंट है बेसिकली जो मॉड्यूल है, इसके अंदर चैट मॉड्यूल मैंने ओपन AI का कनेक्ट कर लिया है, API कॉल ली है मैंने ओपन AI मॉडल की, और वो मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल दी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ में मैंने अपनी सारी डिटेल डाल दी, मॉडल का बता दिया, रिस्पॉन्सेज आ गए, ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद जी सेंड रिप्लाई, जैसे make.com का भी मॉड्यूल है, इसी तरह Na10 का भी मॉड्यूल है कि सेंड रिप्लाई, सही है, रिप्लाई में जी ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बता दी। अच्छा, इसमें बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप लोगों को इसलिए लगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना JSON स्ट्रक्चर में बता रहे होते हैं, लेकिन आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। सही है, ChatGPT हमारे पास है, जब भी कोई चीज़ करनी हो तो ChatGPT से हम लोग यहाँ पे भी एंटर करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस मॉड्यूल को बेसिकली लाइव कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिश कर देता हूँ, फिर मैं एक मेल करता हूँ, और मेल करने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि यार इस पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। मैं अपने दूसरे जीमेल अकाउंट से इनबॉक्स करूंगा, मैसेज करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला AI एजेंट हमें रिप्लाई करेगा बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मैसेज पे, मैंने एक ड्राफ्ट किया हुआ है, इस ड्राफ्ट ये देखिए मैंने दिस इज ए टेस्ट फॉर Na10, ये सब्जेक्ट है और ये इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, मैं इसको सेंड कर देता हूँ ऑटोमेट, ठीक है, सेंड कर दिया। अब ये हमारा पब्लिश हुआ है। अब जैसे ही मैसेज आएगा तो यहाँ पे ये खुद ही रन कर लेगा इसको, ठीक है। तो हम एग्जीक्यूशंस पे चलते हैं, एग्जीक्यूशंस में देख लेते हैं, देख लें कि रनिंग कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि जो सा मॉड्यूल है वो रन हो रहा है, मतलब कि मैसेज उसको मिल गया है। अब मैसेज मिलने के बाद यहाँ पे ट्रिगर हो गया, ट्रिगर होने के बाद ये यहाँ पे रनिंग स्टेट, रनिंग, और ये आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। और अब हम मैसेज देख लेते हैं कि मैसेज क्या आया है।
तो ये आप देख सकते हैं कि इसने भी रिप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट को इतना ज़्यादा डिटेल नहीं किया था, इसलिए इसने लंबा मैसेज कर दिया। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन मेक, वी प्रोवाइड अ वाइड अरे ऑफ सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप देख सकते हैं कि पूरा मैसेज इसने यहाँ पे मुझे पॉपुलेट कर दिया। तो ये बेसिकली एग्जांपल थी Na10 की। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि Na10 के ना काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। make.com के भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन Na10 के भी हैं जो कि आपके जब आप प्रैक्टिकली कोई बिजनेस करेंगे या कहीं पे आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपके लिए बड़ा वर्कआउट करेगी ये चीज़। गिटहब की लाइब्रेरी है और मैंने Na10 टेम्पलेट, इसके अंदर हर इंडस्ट्री के हिसाब से ना इन्होंने टेम्पलेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इंस्टाग्राम, अगर सोशल मीडिया के रेलिवेंट चाहिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर पे चले जाएं, नोशन पे चले जाएं। ओपन एआई LLM मॉडल्स के बाद PDF पार्सिंग का अगर है, स्लैक का, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर तरह का यूज़ केस यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है make.com की, Na10 की। अब आप अपने पास ट्राई करें और जल्द से जल्द प्रैक्टिकल साइट पे आए। तो अब हम लोग सेक्शन 3 को ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है AI ऑटोमेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि AI ऑटोमेशन होती क्या है। आप एक सिस्टम को एक टास्क बता दो, ठीक है, एक रिपीटेटिव टास्क बता दो, और वो टास्क अगर कंप्यूटर करेगा तो उसको हम AI ऑटोमेशन कह देंगे। पहले रूल बेस्ड ऑटोमेशन होती थी, उसमें AI एजेंट्स नहीं होते थे। जैसे हमने एग्जांपल देखी जीमेल वाली, उसके अंदर AI एजेंट आया, ठीक है। AI एजेंट ने बेसिकली मैसेज को पर्सनलाइज किया और फिर भेजा। तो ये एग्जांपल थी AI ऑटोमेशन की। अब मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि AI ऑटोमेशन क्या होती है। AI ऑटोमेशन बेसिकली एक सिस्टम होता है जो कि खुद से अंडरस्टैंड कर लेता है एक टास्क को और फिर उसको एग्जीक्यूट भी खुद से कर लेता है। पहले क्या होता था, पहले रूल बेस्ड चीज़ें होती थी, पहले AI एजेंट्स नहीं थे, पहले मशीन खुद से सोच नहीं सकती थी। तो AI एजेंट और AI ऑटोमेशन में बेसिकली एक डाटा को देख के डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, एक डाटा को देख के क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, एक डाटा को देख के सेंटिमेंट एनालिसिस भी हो सकता है और फिर ऑटोमेशन भी हो सकती है। हमने एग्जांपल देखी जीमेल वाली एग्जांपल में क्या था, उसमें ये था बेसिकली एक मैसेज आ रहा था, उस मैसेज को पर्सनलाइज किया जा रहा था AI एजेंट के थ्रू और फिर मैसेज को डिलीवर कराया जा रहा था। ये पूरा फ्लो जो था ना, ये AI ऑटोमेशन का था। अब हम लोग 4 कोर प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो AI ऑटोमेशन के होता है। पहला होता है रिपीटेटिव टास्क को ख़त्म करना। आप देख रहे हैं कि आजकल AI ने बहुत ज़्यादा वो वाली जॉब्स ख़त्म करना स्टार्ट कर दी है जहाँ पे रिपीटेटिव काम थे। जब पहले एक डाटा एंट्री मैन्युअली होती थी, अब वो ऑटोमेट हो गई है। कंटेंट क्रिएशन मैनुअल होती थी, वो ऑटोमेट हो गया। अब ये सब रेपिटेटिव टास्क थे, तो इसको बेसिकली रिप्लेस कर दिया AI ऑटोमेशन ने। फिर उसके बाद हैंडल वेरिएशन। AI एड्स इंटेलिजेंस, मैनेज अनसर्टेनिटी एंड एज केसेस दैट फिक्स रूल्स कैन नॉट। अब बेसिकली AI ऑटोमेशन में AI एजेंट यूज होता है और AI एजेंट का रोल होता है कि वो बेसिकली वेरिएशंस को हैंडल करे। AI एजेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो डाटा को भी समझ लेता है और उसकी बेस पे वो कह देता है कि भाई एज केसेस जो है ना उसको वो रिजॉल्व कर देगा। पैटर्न रिकग्निशन वर्क्स बाय रिकग्नाइजिंग पैटर्न इन डाटा एंड एक्टिंग ऑन देम इन रियल टाइम। बेसिकली AI एजेंट के थ्रू डाटा में से पैटर्न्स निकालता है और अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। फिर सबसे जो कोर फायदा है, जो बेसिकली हाईएस्ट ROI देता है बिजनेस को, वो ये है कि 24/7 अवेलेबल होता है। ह्यूमन रिसोर्स होती थी वहाँ पे, एक तो मैनुअल लेबर को पहले ट्रेन करें, ठीक है, फिर उसके बाद हायर करें और फिर जब वो छोड़ के जा रहा है तो फिर वो अलग मसला है। AI ऑटोमेशन ने ये सारे मसले हल कर दिए। AI ऑटोमेशन 24/7 होता है, ठीक है। आप उसको सिंपल टास्क दे दो, कॉम्प्लेक्स दे दो, वो आपके लिए कर देगा। और ये चीज़ हर बिजनेस को चाहिए क्योंकि ये हाईएस्ट ROI देता है। हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो AI ऑटोमेशन के होते हैं। पहला होता है ट्रिगर। AI ऑटोमेशन को जो चीज़ स्टार्ट करती है ना, वो होता है ट्रिगर। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब भी जीमेल पे इनबॉक्स आएगा तो फिर AI ऑटोमेशन चलेगी। हमने एग्जांपल अभी देखी भी है, ठीक है। उस केस में ट्रिगर क्या था, उस केस में ट्रिगर ये था कि जब इनबॉक्स आएगा तो फिर AI ऑटोमेशन होगी। इसी तरह आप लोग ट्रिगर कुछ भी रख सकते हैं। आप ये ट्रिगर कर सकते हैं कि हर 15 मिनट्स बाद आप AI ऑटोमेशन वर्कफ्लो चलाएं, या जब भी कोई नया डेटा है आप उस टाइम चलाएं। तो ये बेसिकली ट्रिगर का कॉन्सेप्ट होता है। एक्शन बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ बेसिकली वर्कफ्लो के अंदर हो रही होती है वो एक्शंस होते हैं। व्हाट द ऑटोमेशन डज, सेंड अ मैसेज, अपडेट अ रिकॉर्ड एंड जनरेट अ रिपोर्ट। जिस तरह make.com में और Na10 में जो मॉड्यूल्स होते हैं, वो मॉड्यूल आप समझ लें कि एक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशंस ये होती है कि आप AI ऑटोमेशन वर्कफ्लो में बता देते हो कि यार ये वाला AI ऑटोमेशन जो है ना, ये आप वीक में 2 दिन चलाओ। या आप ये कह देते हो कि यार अच्छा ये वाली AI ऑटोमेशन ना जब स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस है तो फिर चलाओ। ये बेसिकली कंडीशंस होती हैं। फिर उसके बाद डेटा पाइपलाइन क्या होती है। डेटा पाइपलाइन बेसिकली द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन स्टेप्स इन एन ऑटोमेटेड वर्कफ्लो
कनेक्टेड ईच स्टेज। हमने देखा make.com में मॉड्यूल्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो बेसिकली एक डेटा पाइपलाइन है। अब हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है एजेंटिक एआई का। एजेंटिक एआई बेसिकली सिर्फ ट्रिगर बेस्ड नहीं होता। एजेंटिक एआई का पर्पस होता है कि एक बड़े गोल को सर्व करे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक गोल है, आप चाहते हैं कि आप इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका एक बड़ा गोल है। अब इसके जो प्री रेक्विजिट स्टेप्स हैं, प्री रेक्विजिट स्टेप्स ये हैं कि भाई कौन सी नीश में खोला जाए रेस्टोरेंट, कहाँ पे खोला जाए, ठीक है, और किस तरह से मार्केटिंग की जाए, कंपेटिटर एनालिसिस, ये स्टेप प्री रेक्विजिट्स हैं और ये भी इटसेल्फ एक गोल्स हैं आपस में। तो ये सारे गोल जब कंप्लीट होते हैं और एक जब मेजर गोल की तरफ जाते हैं ना, ये काम होता है एजेंटिक एआई का। तो बेसिकली एजेंटिक एआई में ये होता है कि आप बड़े गोल को डिवाइड कर देते हो सब टास्क में, और हर टास्क का एक अपना गोल होता है। ये हो गया एजेंटिक एआई। अब हम लोग जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे थे सीवी फिल्टरिंग वाला, तो वहां पे हम लोग पहले सिंगल एजेंट पे जा रहे थे, ठीक है। सिंगल एजेंट का क्या काम था? सिंगल एजेंट का काम ये था कि सीवीज में से सारी पीआईआई इंफॉर्मेशन भी निकालो, नाम, ईमेल एड्रेस, एजुकेशन, स्किल्स, ये सब भी निकालो, और फिर इसको पार्स भी करो। हम लोगों ने रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए और अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको मल्टी एआई एजेंट की तरफ ले गए थे। मल्टी एआई एजेंट का बेसिकली फायदा क्या हुआ था? उसमें हम लोगों ने छोटे छोटे एजेंट्स बना दिए थे जिसके स्पेसिफिक रोल्स थे। एक एजेंट का रोल था कि जी नेम निकालो, ईमेल निकालो, फोन नंबर निकालो। एक एजेंट का रोल था स्किल्स निकालो। एक का रोल था एजुकेशन निकालो। इसका फायदा ये हुआ था कि एक तो हेलुसिनेशन नहीं हो रही थी, दूसरा फायदा ये था कि हमारे पास सब एजेंट्स आ गए थे और हम लोग रिजल्ट्स को वैलिडेट कर सक रहे थे। तो मल्टी एजेंट्स बेसिकली यही होता है कि जब आपने एक गोल को अचीव करना है, उसके लिए आपको मल्टी एआई एजेंट्स चाहिए हो। ये होता है मल्टी एजेंट सिस्टम। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है रैक का। रैक बेसिकली एक कोर होती है किसी भी एआई बेस्ड एप्लीकेशन का, सही है। आप ये समझ लें कि जिस नॉलेज बेस से एआई बेस्ड एप्लीकेशन आंसर लेके आ रही होती है ना, वो होता है रैक सिस्टम। रैक के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने रैक को डिटेल में समझना है तो आप जाके मेरी वो वाली वीडियो देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि एआई ऑटोमेशन हम करते कैसे हैं। अब जब आपने एक दफ़ा एआई ऑटोमेशन कर दी तो आपने उसको डिप्लॉय भी तो करना है कस्टमर की साइट पे। तो जब आप डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको कंसीडर करनी होती है। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो होता है MLOps का। अगर आप पाइथन पे कोई एआई एजेंट बना रहे हैं या ओपन सोर्स बना रहे हैं, उसमें MLOps का मेजर रोल होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें यह होता है कि आपने जोन से मॉडल डिप्लॉय किए, जोन से एआई एजेंट्स को डिप्लॉय किया है, उसमें उसकी आप इवैल्यूएशन कर लेते हो। आप देख लेते हो यार कोई डेटा में ड्रिफ्ट तो नहीं आया, कोई मॉडल लेवल पे चेंजेस तो नहीं है, आपने मॉडल का वर्जन चेंज तो नहीं करना। ये सब चीज़ें हम लोग MLOps पे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है गार्ड रेल्स एंड ह्यूमन इन द लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप लोग जब भी कोई एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे ना, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ह्यूमन इन द लूप और गार्ड रेल्स लाजमी इंप्लीमेंट करें। इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने मॉडल बनाया, आपने मल्टीपल टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट किए, लेकिन फिर भी कोई ऐसे कॉर्नर केसेस होते हैं जो रह जाते हैं। तो इसीलिए बेहतर होता है शुरू में जब आप मॉडल डिप्लॉय कर रहे हो तो पहले आप ह्यूमन इन द लूप करें, फिर उसके बाद आप डिप्लॉय करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने सोल्यूशन की, जो हमने क्लाइंट के लिए बनाया था। हम लोगों ने लिंक्डइन ऑटोमेशन की थी। क्लाइंट कह रहा था कि भाई सोल्यूशन बहुत अच्छा है, आप एक काम करें, आप डायरेक्ट लिंक्डइन के साथ ऑटोमेशन कर दें। हमने कहा नहीं, हम लोग पहले एक बीच में इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे आपका जो भी सेटर होगा वहाँ पे वो देखेगा सारी कन्वर्सेशंस, एक हफ्ता 2 हफ्ते देखेगा, जब वो हमें गो अहेड देगा उसके बाद हम प्रोडक्शनाइज करेंगे। तो बेसिकली आउटपुट वैलिडेशन होती है, कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड होता है, ऑडिट लॉग्स होते हैं, रोल बैक प्रोसीजर्स। ये सब चीज़ें भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होती है और ये सब चीज़ें गार्ड रेल्स का पार्ट होती हैं। फिर उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं। टूल्स लाइक LangGraph, Creo AI define how agent communicate, share memory, hand off task and recover from errors। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अभी अपवर्क पे जाए ना, अपवर्क पे जाके आप एआई इंजीनियर लिखें, सब ने एक डिमांड की होगी भाई हमें LangGraph का बंदा चाहिए, हमें Creo AI का बंदा चाहिए, क्योंकि एक तो ये स्किल बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। लोगों को फ्रेमवर्क का नहीं पता। एआई इंजीनियर लोग बन जाते हैं, लेकिन वो लोग बेसिक सी बस चैट जीपीटी की एपीआई कॉल की, बीच में रैग इंप्लीमेंट की, प्री प्रोसेसिंग की और मॉडल बना दिया। ऐसे नहीं होता। प्रॉपर एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाने का फ्रेमवर्क होता है, और जो फ्रेमवर्क जो कि हाईली रिकमेंडेड है वो LangGraph है और Creo AI। तो ये बात आप लाजमी याद रखें कि जब भी आप कोई एआई सोल्यूशन डिप्लॉय करेंगे ना, तो प्रोडक्शन लेवल पे मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, खास तौर पे शुरू के डेज में। तो अब मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रोडक्शन लेवल पे डिप्लॉयमेंट की भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट लेवल पे भी आपको पता होना चाहिए कि यार अच्छा, मैं ये सोल्यूशन जब इंप्लीमेंट करूंगा तो मैंने इसको एवेल्युएट कैसे करना है, मेरे सक्सेस मैट्रिक्स के,
ठीक, अब हम लोग कुछ टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो एआई ऑटोमेशन में यूज़ होता है। पहला है ज़ेपियर, बहुत ही फ़ेमिलियर टूल है, काफ़ी ज़्यादा एंटरप्राइज़ लेवल सॉल्यूशंस इसको यूज़ करें। एन10 है, बहुत ज़्यादा स्मॉल टू मीडियम साइज़ बिज़नेसेस एन10 यूज़ करें। सही है, एआई एजेंसीज़ जो बनी हुई है एन10 यूज़ करी है। IFTTT ये भी बहुत अच्छा ऑटोमेशन टूल है। फिर मेक आता है, हम लोगों ने जिस तरह एग्जांपल्स देखी शुरू में ऑटोमेशन की, वो मेक के ऊपर बनी हुई थी। फिर उसके बाद पावर ऑटोमेट है, फिर वर्कैटो है। तो ये बेसिकली कुछ टूल्स है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इनमें से 2 टूल्स पकड़ें और उसमें मास्टर करें। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं तो आप लोग make.com से स्टार्ट करें और उसके बाद आप n8n की तरफ आएँ। फिर कुछ एआई डेवलपमेंट और वर्कफ्लो के फ्रेमवर्क्स होते हैं। LangChain है, बहुत फेमस है, फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग LLM पावर्ड ऑटोमेशन पाइपलाइंस। Trio AI ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Haystack है NLP पाइपलाइंस के लिए, LangGraph है, AutoGen है, सिमेंटिक कर्नल है। अगर आप एआई इंजीनियर की तरफ जा रहे हैं ना तो आपको इन 6 के बारे में पता होना चाहिए और आपको बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपने किस फ्रेमवर्क पे जाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिगर्स, एक्शंस और वर्कफ्लोज क्या होते हैं। एक बात आप याद रखें, जब भी आप एआई ऑटोमेशन कर रहे होंगे ना तो उसमें ये तीनों चीज़ें यूज़ होंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ n8n की, ठीक है। n8n आप देख सकते हैं कि ये एक एआई ऑटोमेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें ट्रिगर भी है, इसमें एक्शंस भी है, इसमें वर्क फ्लो भी है। वर्क फ्लो क्या है? ये बेसिकली जो सारा प्रोसेस हो रहा है ना, ये सारा प्रोसेस वर्क फ्लो है। कि सबसे पहले जी ईमेल रिसीव होगी, ये हो गया ट्रिगर, कि जब ईमेल रिसीव होगी तो फिर ये वर्क फ्लो चलेगा, ठीक है। ये सारे जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली एक्शंस है बीच में। तो आप देख सकते हैं कि एआई ऑटोमेशन में आपके ट्रिगर्स भी आ रहे हैं, आपके वर्क फ्लोज भी आ रहे हैं और आपके एक्शंस भी आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि ट्रिगर क्या होते हैं। ट्रिगर आपको समझ आ गया कि जो चीज़ इनिशिएट करती है ऑटोमेशन को, उसको हम कहते हैं ट्रिगर। 4 तरह के ट्रिगर्स होते हैं। पहला ट्रिगर होता है इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड की एग्जांपल हो गई कि जब जीमेल पे मैसेज आ जाएगा तो फिर ऑटोमेशन की इनिशिएट कर दो, ठीक है। ये हो गया इवेंट बेस्ड। दूसरा होता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड क्या है कि मंडे सुबह 9 बजे ये वाली ऑटोमेशन को रन कर दो, ठीक है। ये हो गया टाइम बेस्ड। कंडीशन बेस्ड क्या हो गया? व्हेन टिकट हैज़ बीन ओपन 48 आवर्स विदाउट रिप्लाई, कि जब कोई ऐसा टिकट है 48 आवर्स से ज़्यादा हो गए तो फिर ये वाली ऑटोमेशन कर दो, ठीक है। ये कंडीशन बेस्ड की एग्जांपल होगी। फिर थ्रेशोल्ड हो गया व्हेन ट्रैफिक एक्सीड 10,000 विजिटर्स। सो बेसिकली 4 तरह के ट्रिगर्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिए। और ट्रिगर आप जो भी वर्क फ्लो बनाएंगे, बेशक n8n में बनाए, make.com पे बनाए, हर जगह पे आपका पहला स्टेप होगा कि ट्रिगर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्शंस क्या होते हैं। एक्शंस आप ये समझ लें कि ऑटोमेशन में जोन जोन से स्टेप्स आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो एक्शंस होते हैं। एक्शंस हमेशा सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। 4 तरह के एक्शंस होते हैं। एक होते हैं डेटा एक्शंस, के फॉर्म में राइट कर दो, स्प्रेडशीट में ऐड कर दो, अपडेट कर दो, डिलीट कर दो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। फिर एआई एक्शंस होते हैं जिसमें एआई एजेंट्स आ जाते हैं। इसका क्या क्लासिफाई करना होता है, समराइज करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, जनरेट कस्टमर रिप्लाईज होते हैं। n8n की एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें एआई एजेंट हम लोग यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे हैं ना, ये एआई बेसिकली एआई एक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद हम कम्युनिकेशन एक्शंस की बात करते हैं कि भाई एआई ऑटोमेशन जब हम बना रहे हैं तो उस पर जो मैसेज एंड पे भेजना है वो हमने कहाँ भेजना है, स्लैक पे भेजना है, ईमेल करनी है, व्हाट्सएप करना है, वो हो गया कम्युनिकेशन एक्शन। फिर उसके बाद डिसीजन एक्शन होता है कि भाई जिस पे सेंटिमेंट देखे जाते हैं कि भाई अगर नेगेटिव सेंटिमेंट है तो एस्केलेट कर दो, पॉजिटिव है तो भाई अच्छा अच्छा मैसेज कर दो। तो ये 4 तरह के बेसिकली एक्शंस होते हैं। की पॉइंट इसमें ये है कि एक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल एंड स्पेसिफिक, ठीक है। हैंडल द कस्टमर इज नॉट एन एक्शन। सेंड एन ईमेल विद सब्जेक्ट वी रिसीव योर रिक्वेस्ट इज। तो दोबारा एनी की एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई पहला स्टेप ट्रिगर का हो गया। ट्रिगर क्या हो गया कि जब ईमेल आ गई वो ट्रिगर हो गया। अब उसके बाद ईमेल रिसीव होने के बाद एआई एजेंट ने उस मैसेज को समराइज किया, ये एआई एक्शन हो गया। फिर उसके बाद सेंड रिप्लाई हो गया, ये बेसिकली हो गया कम्युनिकेशन एक्शन। तो ये बेसिकली मैंने सोचा आपको एआई एक्शन के बारे में बताऊं थोड़ा। तो बेसिकली आपने ऑटोमेशन में जोन जोन से स्टेप्स को परफॉर्म किया है ना, उन स्टेप्स को अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो वो एक वर्क फ्लो है। अब मैं आपको वर्क फ्लो के बारे में बताता हूँ, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा। वर्क फ्लो आप ये समझ लें कि एक कंप्लीट एंड टू एंड ऑटोमेशन का सोल्यूशन है। जो भी एक्शंस उसके अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं ऑटोमेशन करने के लिए, उनको कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो वो एक वर्क फ्लो होता है। आप लोग जब भी कोई एआई ऑटोमेशन सोल्यूशन बनाएंगे तो आपने ये 5 प्रिंसिपल्स लाजमी अपने माइंड में रखने हैं। पहला तो ये है कि आपने उस पर ट्रिगर डिफाइन करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि हर स्टेप जो आप ऑटोमेशन में यूज़ कर रहे हैं उसका इनपुट और आउटपुट डिफाइन हो। तीसरा ये है कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन को भी देखें और एक्सेप्शंस को भी देखें, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट ये है कि भाई इस पर कोई डुप्लीकेट ना है। लेट्स सपोज अगर 2 दफ़ा ऑटोमेशन चल गई है आपकी, तो उसमें दो रोज़ ना आ जाए, उसमें डुप्लीकेट्स ना आए, डाटा इनकन्सिस्टेंट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
चीज़ है। फिर उसके बाद ये कि आप उसके लॉग्स मेंटेन करें, क्योंकि जब आप प्रोडक्शनाइज करेंगे ऑटोमेशन को तो उसमें आपके लॉग्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। हर वर्क फ्लो की 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है इनपुट लेयर, जो कि ट्रिगर बेस्ड होती है, ठीक है। दूसरी होती है प्रोसेसिंग लेयर, जिसके अंदर मल्टीपल एक्शंस आते हैं, ये एजेंट आता है। तीसरी लेयर होती है आउटपुट लेयर, जिसके अंदर आप या तो सेंड करते हो या तो फिर आप सेंटिमेंट एनालिसिस करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो 3 लेयर्स है, इनपुट लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, आउटपुट लेयर। अब मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एआई वर्क फ्लो होता कैसे, ठीक है। आपने इसकी टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन पे ना जाए, सिर्फ वर्क फ्लो की सीक्वेंस समझे, ठीक है। अच्छा, सिनेरियो है जी, कस्टमर ईमेल support@company.com, आई वाज चार्ज ट्वाइस फॉर माई सब्सक्रिप्शन लास्ट मंथ। मतलब एक कस्टमर ने ईमेल किया और ईमेल पे बोल रहा है कि भाई मेरी सब्सक्रिप्शन 2 दफ़ा चार्ज होगी, इसको रिजॉल्व करो। ट्रिगर क्या है जी? ट्रिगर ये है कि जी ईमेल आ रही है सपोर्ट इनबॉक्स पे, पासेस सेंडर एड्रेस सब्जेक्ट बॉडी टैग्स टाइम स्टैम्प। मतलब कि ईमेल आई है, ईमेल में से ये 5 फील्ड्स को आगे पास कर दिया एक्शंस में। एक्शन 1 की है, ये क्लासिफाई कर रहा है। अच्छा, ये क्लासिफाई कर रहा है कि इस कस्टमर का इशू जो आ रहा है वो बिलिंग से रिलेटेड है, सेंटिमेंट इसका नेगेटिव है, फ्रस्ट्रेटेड है और प्रायोरिटी इसकी हाई करो, सही है। एक्शन 2 क्या है, जो कि क्रिएट टिकट है। प्रायोरिटी हाई है तो सिस्टम ऑटो क्रिएट्स अ ज़ेंडर्स टिकट विद कस्टमर ईमेल कैटेगरी प्रायोरिटी एंड फुल ईमेल बॉडी। ये एक्शन 2 है। एक्शन 3 में क्या हो रहा है, वर्क फ्लो क्वेरीज डेटाबेस, इज दिस अ प्रीमियम कस्टमर। रिजल्ट आया जी यस। एक्शन 4 टू 7 किया है। अब ये आपने लाजमी देखना है, प्रीमियम कस्टमर है तो इसको भेज दो जी सीनियर बिलिंग टीम की तरफ, वो उनको पर्सनलाइज मैसेज भेजे एक्नॉलेजमेंट की, नोटिफाई करे, फिर बिलिंग टीम स्लैक पे मैसेज भेजे और फिर 2 आवर का SLA दे दे विद मैनेजर एस्केलेशन इफ नेक्स्ट। ये बेसिकली कस्टमर सपोर्ट टिकट सिस्टम है और यकीन करें यही सिस्टम हर कंपनी को चाहिए। आप स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस देख लें, जहाँ पे ऑपरेशन के चैलेंजेस हैं वहाँ पे ये वाला सोल्यूशन चल जाएगा। ये वाली ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर दें, यकीन करें आप लोग बहुत लोगों को बेच सकते हैं, सही है। अब वर्क फ्लो क्या है? वर्क फ्लो इसका ये था, न्यू ईमेल आई थी, एआई क्लासिफिकेशन हुई, फिर उसके बाद टिकट क्रिएट हुआ, फिर टीयर देखी और फिर बैक एंड फोर्थ काम हुआ। दिस एंड टू एंड वर्क फ्लो डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ सिंगल ट्रिगर वन इनकमिंग ईमेल कैन सेट ऑफ अ fully automated intelligent response chain that routes notify and track without any human intervention at each step, ठीक है। की टेकअवेज क्या है इसमें, यह है कि एआई ऑटोमेशन इक्वल्स होती है इंटेलिजेंस और स्केल के। इंटेलिजेंस पे एआई एजेंट्स आ जाते हैं, लर्न करता है, अडॉप्ट करता है और ऑपरेट करता है 24/7। ट्रिगर्स, एक्शंस और वर्क फ्लोज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एजेंट्स एंड रैग अनलॉक कॉम्प्लेक्सिटी। मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है, सिंगल एजेंट सिस्टम क्या होता है, रैग क्या होते हैं, ये भी आपको बता दिया है। गार्ड रेल्स आर नॉन निगोशिएबल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गार्ड रेल्स का बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि आपने सिर्फ एआई ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, डेवलप नहीं करना, आपने कस्टमर के सिस्टम में जाके डिप्लॉय भी करना है, तो इसलिए गार्ड रेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एआई एजेंट के डिटेल में बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर और एआई एजेंट में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप यूँ समझ ले, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसका स्पेसिफिक काम होता है, और अगर कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाती है तो वहाँ पे आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर कोलैप्स कर जाता है। एआई एजेंट यूँ नहीं करता। एआई एजेंट बेसिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से, नए डेटा के हिसाब से अपने आप को लर्न करता है और बेहतर करता रहता है, ठीक है। ये बेसिकली एक मेजर फ़र्क है नॉर्मल सॉफ्टवेयर और एआई एजेंट पे। नॉर्मल सॉफ्टवेयर फॉलोज एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन, you click a button, it does that one thing and stops if something unexpected happens. An AI agent is fundamentally different. You give it a goal, not instructions. It figures out the steps on its own, uses tools, make decisions, check results and keep going until the goal is achieved. मतलब नॉर्मल सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एआई एजेंट में गोल होता है। एआई एजेंट बेसिकली टूल्स को यूज़ करता है, एआई एजेंट डिसीजन सिस्टम्स को यूज़ करता है, एआई एजेंट बेसिकली रिजल्ट्स को चेक करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एआई एजेंट क्या क्या कर सकता है। एआई एजेंट की जो खास बात है ना, वो यही है कि वो ऑटोनोमस है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, एक एक टास्क एआई एजेंट खुद करता है। एआई एजेंट इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकता है, सर्च कर सकता है, वेबसाइट्स पे जाके डेटाबेस से डेटा लेके आ सकता है, फाइल्स को रीड कर सकता है। एआई एजेंट एग्जीक्यूट कर सकता है और इंटीग्रेट कर सकता है। अगर कोई कोड है जिसको एग्जीक्यूट करना है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। इंटीग्रेट करना है किसी एपीआई को, इंटीग्रेट करेगा। कहीं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे डेटा भेजना है, वो भी करेगा।
और फिर उसके बाद एआई एजेंट डिसाइड भी करता है और रिकवरी भी कर सकता है। अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो आप भी एआई एजेंट से करवा सकते हैं। और अगर कोई रिकवरी करानी है या कोई फेलियर आ गया पाइपलाइन में और आप डेटा रिकवर कराना चाह रहे हैं, ये काम भी एआई एजेंट कर सकता है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एजेंट लूप क्या होता है। एजेंट लूप में बेसिकली एक एआई एजेंट का साइकिल है, ठीक है। एआई एजेंट सबसे पहले प्रिसीव करता है। प्रिसीव का मतलब ये है कि भाई गोल डिफाइन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद थिंक करता है, फिर देखता है यार कौन से एक्शंस मैंने परफॉर्म करने हैं जिससे मेरे पास ये गोल अचीव होगा। फिर उसके बाद एक्ट करता है। एक्ट के बाद ऑब्जर्व करता है कि भाई आंसर्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऑब्जर्व करने के बाद फिर रिपीट करता है। ये बेसिकली आप समझ लें ये हर एआई एजेंट का लूप होता है, ठीक है। और इस तरीके से एआई एजेंट काम करता है। द साइकिल इज द हार्ट बीट ऑफ एवरी एआई एजेंट, सिंपल इन कॉन्सेप्ट येट पावरफुल इनफ टू हैंडल कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप टास्क इंटायरली ऑटोनोमसली, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल एआई एजेंट क्या होता है। सिंगल एआई एजेंट आप समझ लें एक एआई एजेंट है जिसने सारे के सारे काम करने हैं। उसी एक एआई एजेंट ने थिंकिंग भी करनी है, एक्टिंग भी करनी है, चेकिंग रिजल्ट भी करना है और रिट्राई भी करना है। अब ये तो थ्योरेटिकल बात होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेट्स सपोज आप एक एआई एजेंट बना रहे हैं और उस एआई एजेंट का गोल ये है कि जब भी आपके इनबॉक्स में कोई मैसेज आए, जीमेल पे कोई मैसेज आए, उस मैसेज को वो एनालाइज करे, एनालाइज करने के बाद क्लासिफाई करे और क्लासिफाई करने के बाद आपको व्हाट्सएप कर दे। तो ये सारे काम एक ही एआई एजेंट कर रहा है, इसीलिए हम इसको कह देंगे सिंगल एआई एजेंट। अगर हम इस टास्क को डिवाइड कर देंगे मल्टीपल एजेंट्स में, एक एजेंट का काम हो जाएगा जी मैसेज को फेच करना, एक का काम हो जाएगा क्लासिफाई करना, एक का काम हो जाएगा व्हाट्सएप करवाना, तो ये हो जाएगा मल्टी एआई एजेंट, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं जो वेदर रिपोर्ट है। एवरी मॉर्निंग एट 8 AM द एजेंट कॉल्स द वेदर एपीआई, रीड्स टेम्परेचर एंड रेन चांस, डिसाइड्स व्हाट क्लोथिंग टू रिकमेंड एंड सेंड्स यू अ मैसेज, फुली ऑटोमेटेड, नो ह्यूमन इन्वॉल्व। मतलब कि एक ही एआई एजेंट है जिसने जी वेदर की एपीआई को कॉल करना है, वेदर की एपीआई से एक टेम्परेचर लेना है, एक टेम्परेचर को एनालाइज करने के बाद ड्रेस रिकमेंड करना है। ये सब काम एक ही एआई एजेंट कर रहा है। तो ये दो एग्जांपल्स है सिंगल एआई एजेंट की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टी एआई एजेंट को। मल्टी एआई एजेंट जिस तरह नाम बता रहा है, मल्टी इसमें यूज हुआ है, तो इसमें बेसिकली टीम ऑफ एजेंट्स होते हैं, एक एजेंट नहीं होता। लेट्स वो अगर आपका कोई गोल अगर आपने अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप मल्टीपल एआई एजेंट्स यूज करेंगे, ये हो जाएगा मल्टी एआई एजेंट। Think of it like a hospital, one reception desk that is orchestrated, takes your case, that routes you to the right specialist, X-ray, blood test, diagnose, all working in parallel. The reception desk collects all reports and delivers the final result. मतलब कि आप समझ लें कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो रिसेप्शनिस्ट बैठा है वो ऑर्केस्ट्रेटर है। ऑर्केस्ट्रेटर के बाद जब कोई कस्टमर आएगा, लेट्स सपोज कोई कस्टमर आता है एक्सरे के लिए या ब्लड टेस्ट के लिए, तो रिसेप्शनिस्ट का काम है कि अगर कोई कस्टमर एक्सरे के लिए आ रहा है तो उसने एक्सरे वाले डिपार्टमेंट में भेजना है, ब्लड टेस्ट के लिए आ रहा है तो ब्लड टेस्ट वाले डिपार्टमेंट में भेजना है। इसी तरह मल्टी एआई एजेंट में भी होता है, उसमें भी एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है जिसका रोल होता है कि भाई ये वाले जो डाटा आ रहा है, ये वाला डाटा मैंने कौन से एआई एजेंट को देना है, ठीक है। मल्टी एआई एजेंट के अब हम दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल है एक ट्रैवल प्लानिंग सिस्टम। Plan a 5-day trip to Turkey for 2 people. Budget 3 lakh PKR. 4 specializing agent, flight, hotel, activity and budget. 4 एजेंट्स बना दिए, ठीक है। ऑल रन सिमिल्टेनियसली। व्हाट टेक्स 15 मिनट्स विद 1 एजेंट टेक्स 3 मिनट्स विद 4 एजेंट्स। अब आप देख रहे हैं कि मल्टी ए एजेंट का फायदा क्या है। एक फायदा तो ये है कि आपका सिस्टम जो है ना पैरेलल में चलता है, जिस वजह से टाइम एग्जीक्यूशन कम हो जाती है। जहां पे सिंगल एआई एजेंट ज्यादा टाइम ले रहा होता है, वहां पे मल्टी एआई एजेंट कम टाइम लेता है। जिस तरह इस एग्जांपल में बताया है कि 5 डे एक आइए क्वेरी आई है, क्वेरी में ये है कि 5 डेज का ट्रिप प्लान करो टर्की का, ठीक है, 2 लोगों के लिए और बजट 3 लाख है। अब अगर एक एआई एजेंट यहाँ पे हम यूज करते हैं ना, तो वो सबसे पहले फ्लाइट्स देखता, वो फिर होटल्स देखता, वो एक्टिविटीज देखता, वो बजट देखता। हम लोगों ने मल्टी एआई एजेंट बनाया जिससे बेसिकली ये हुआ कि हर एआई एजेंट पैरेलल में काम करना स्टार्ट कर देगा और काम आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। दूसरी जो एग्जांपल है वो है सोशल मीडिया कंटेंट सिस्टम की। क्रिएट एंड पोस्ट दिस वीक कंटेंट फॉर लिंक्डइन एंड ट्विटर। अब ये एक गोल है, ठीक है। रिसर्च, राइटिंग, इमेज, स्केजुलिंग, एनालिटिक्स एजेंट ईच स्पेशलाइज। द राइटिंग एजेंट डज नॉट नीड टू नो अबाउट एनालिटिक्स, द स्केजुलिंग एजेंट डज नॉट नीड टू नो अबाउट राइट, ईच डज इट जॉब परफेक्टली, ठीक है। अब यहाँ भी बेसिकली टीम ऑफ एजेंट्स है, एक एजेंट है रिसर्च का, एक एजेंट है राइटिंग का, एक एजेंट है इमेज का और स्केजुलिंग का और एनालिटिक्स का। ये वाले सारे जो एआई एजेंट्स हैं पैरेलल में काम करेंगे और अपनी अपनी समरी दे देंगे ऑर्केस्ट्रेटर को और वहां पे चीजें कंपाइल हो जाएंगी। ये बेसिकली मल्टी एआई एजेंट होता है।
अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि लाजमी नहीं है आपने हर जगह मल्टी ए एजेंट यूज़ करना है, या ये भी लाजमी नहीं है कि हर जगह आपने सिंगल ए एजेंट यूज़ करना है। आपने यूज़ केस को समझना है और यूज़ केस के समझने के बाद आपने डिसीजन लेना है कि आपने सिंगल ए एजेंट बनाना है या मल्टी ए एजेंट बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल ए एजेंट और मल्टी ए एजेंट कहाँ कहाँ यूज़ हो। सिंगल ए एजेंट आप वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे सिस्टम आपका सिंपल है, फोकस्ड है और सीक्वेंशियल है। मल्टी ए एजेंट आप वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकती हो, या तो सिस्टम बहुत लार्ज है, वहाँ पे आप मल्टी ए एजेंट यूज़ करें। The most important thing to remember, both are just software that thinks and act automatically. The difference is only in how many brains are working and whether they coordinate. ठीक है। जब भी आप लोग ये एजेंट्स बना रहे होंगे ना, तो वहाँ पे मेमोरी का एक मेजर रोल होगा। आप लोग ये समझे कि मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोकन्स, सही है। अगर आप मेमोरी को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, आपके टोकन ज़्यादा यूज होंगे। अगर आप मेमोरी को सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, तो आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो मेमोरी एक कोर कंपोनेंट है किसी भी एआई बेस्ड सॉल्यूशन का। तो पहले टाइप की जो मेमोरी होती है वो होती है इन कॉन्टेक्स्ट, दैट इज शॉर्ट टर्म। इसमें क्या होता है कि जो भी सेशन में डिस्कशन या कन्वर्सेशन हो रही होती है, सिर्फ उसी की मेमोरी रखता है। पहले दिन अगर आपने बात की उसकी मेमोरी रखेगा, दूसरे दिन आएगा तो वो मेमोरी उसके पास नहीं होगी। इसकी वजह ये भी होती है कि जो एआई मॉडल्स होते हैं ना, उसमें कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज होता है। कुछ मॉडल्स का कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटा होता है, कुछ का कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कोई भी सोल्यूशन बनाए, वहां पे आपने कॉम्पैक्ट करना होता है कॉन्टेक्स्ट विंडो को। दूसरे टाइप की जो मेमोरी होती है वो होती है एक्सटर्नल, दैट इज लॉन्ग टर्म। इसमें आप डेटा वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने डेटा स्टोर कर देते हो। लॉन्ग टर्म होता है, कंसिस्टेंट होता है, लेकिन इसके साथ कॉस्ट एसोसिएट होती है। थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी जो है वो है एपिसोडिक। एपिसोडिक में क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ पास्ट एक्शंस एंड आउटकम्स, enables learning from experience. Approach X failed, try Z instead. मतलब कि आप अपनी अप्रोचेस बताते हो कि यार मैं जब 2 वीक्स पहले काम कर रहा था तो उस टाइम ये इस तरह किया था, लास्ट वीक कर रहा था इस तरह कर रहा था, ये फेलियर था। तो इस तरह की एपिसोडिक होती है। फिर सिमेंटिक क्या होती है, सिमेंटिक जनरल नॉलेज एनकोडेड इन मॉडल वेट्स फ्रॉम ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग, हिस्ट्री, साइंस एंड नो सर्च नीडेड। सिमेंटिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इंप्लीमेंट करना। आप ये समझ लें कि एक जनरल नॉलेज, आप मॉडल को बेसिकली फाइन ट्यून करते हो, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डाल देते हो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल्टी एआई एजेंट्स का आर्किटेक्चर क्या होता है। सीक्वेंशियल पाइपलाइंस होती है, पैरेलल में भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, हायरार्किकल भी होते हैं। मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि मल्टी एआई एजेंट बेसिकली एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है। ऑर्केस्ट्रेटर के बाद टीम ऑफ एजेंट्स होती हैं। अब आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसमें आपने डिसाइड करना है कि आपने सीक्वेंशियल आर्किटेक्चर रखना है, मतलब कि पहले ए एग्जीक्यूट हो, बी एग्जीक्यूट हो, सी एग्जीक्यूट हो। ये हो गया सीक्वेंशियल, सिंपल टू बिल्ड, यूज इन CI/CD पाइपलाइन, मॉनिटर, डायग्नोज, हील एंड रिपोर्ट। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपके पास एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है। ऑर्केस्ट्रेटर मल्टीपल टास्क दे देता है टीम ऑफ एजेंट्स को, और वो सारे टीम ऑफ एजेंट पैरेलल में काम कर रहे होते हैं। रिजल्ट्स कंबाइन व्हेन ऑल फिनिश, यूज ए रिसर्च सिस्टम। कोई भी रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आप पैरेलल आर्किटेक्चर यूज करेंगे। थर्ड आता है हायरार्किकल। ऑर्केस्ट्रेटर मैनेज सब ऑर्केस्ट्रेटर्स, ईच मैनेजिंग देयर ओन टीम, लाइक अ कंपनी, CEO, डिपार्टमेंट हेड, टीम मेंबर। मतलब ये कि आप समझे जब भी एंटरप्राइज लेवल का सोल्यूशन आप बना रहे होंगे ना, वहां पे आपने हायरार्किकल पे जाना है, क्योंकि बहुत ह्यूज सिस्टम्स होता है, मल्टीपल आपके पास सिस्टम्स और वर्कफ्लोज होंगे जिनको आपने ऑटोमेट करना होगा। ठीक है, तो उस केस में आपने हायरार्किकल आर्किटेक्चर यूज करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि एजेंट स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है। लेट्स सपोज मैं एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मुझे 10 दिन हो गए वो एप्लीकेशन बनाते हुए। पहले दिन जब मैं बना रहा था मेरे पास कुछ एरर्स आए थे। 10वें दिन मैं जब वो एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो वो एरर्स मेरे पास नहीं आ रहे। ये एरर्स मेरे पास इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैंने डे 1 पे बता दिया था कि भाई ये वाला एरर आ रहा है तो इसका आंसर ये वाला एरर आ रहा है इसका आंसर ये वाली स्टेट्स मैंने मैनेज कर ली थी। इसी तरह मैंने सीक्वेंशली बता दिया था कि यार हर एजेंट का क्या क्या काम है। अगर ये चीज़ें मैंने ना बताई हो तो मेरी स्टेट मैनेज नहीं हो रही होगी, जिस वजह से मैं जब भी काम कर रहा हूँ तो वो मुझे स्क्रैच से करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में बताया कि एजेंट स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है। आप कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। रेडिस यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट है ये। पोस्टग्रेसक्यूएल कर सकते हैं, काफका कर सकते हैं, वेक्टर डेटाबेस कर सकते हैं। अब हम कुछ फेलियर मोड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्शन में सिंगल एआई एजेंट से क्या फेलियर्स हो सकते हैं, मल्टी एआई एजेंट के क्या फेलियर्स हो सकते हैं। सिंगल एआई एजेंट का फेलियर हो सकता है कॉन्टेक्स्ट ओवरफ्लो। जाहिर सी बात है, एक एजेंट है उसका आपने मल्टीपल टास्क दिए तो कॉन्टेक्स्ट ओवरफ्लो तो होगा ही होगा। उसका फिक्स ये है कि अपने स्कोप लिमिट कर दो और समराइज कर दो, कॉम्पैक्ट कर दो अपने कॉन्टेक्स्ट को। जो है वो है एक टूल कॉल लूप्स। एजेंट कॉल्स द सेम टूल रिपीटेडली। अब जाहिर सी बात है, एक एजेंट है और उसने टूल्स को कॉल करना है, तो एक एजेंट जब मल्टीपल टाइम टूल्स को कॉल करेगा तो वहाँ पे लिमिट हिट हो जाएगी। इसका फिक्स क्या है, इसका फिक्स ये है कि आप मैक्सिमम आइट्रेशन की
लिमिट डाल दो या लूप की डिटेक्शन कर दो। तीसरा है हेलुसिनेशन हो सकती है, एजेंट इन्वेंट्स पैरामीटर्स। फिक्स किया है कि स्कीमा आप ना फिक्स कर दो, वैलिडेट करते रहो। मल्टी एजेंट फेलियर्स की बात करें तो कैस्केडिंग फेलियर है कि जी आपका आउटपुट गलत आ रहा है, इसका फिक्स किया है जी वैलिडेट इनपुट एट ईच एवरी पॉइंट। साइलेंट फेलियर्स के हैं कि रोंग आउटपुट विद नो एरर थ्रोन। फिक्स किया है कि आउटपुट को वैलिडेट करें, एवेल्यूएट करें एजेंट्स को। तीसरा जो है ना वो स्टेट इनकंसिस्टेंसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एजेंट्स जो होते हैं ना एक दूसरे को ओवरराइड कर लेते हैं। इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए जी आप डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स लगाओ, इवेंट सोर्सिंग करो। ऑर्केस्ट्रेटर ओवरलोड टू मच कॉन्टेक्स्ट डिग्रेड रीजनिंग, फिक्स हायरार्किकल ऑर्केस्ट्रेशन। कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पे आप हायरार्किकल ऑर्केस्ट्रेशन यूज़ करें, ठीक है। एजिंग डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग आउटपुट विद नो रेजोल्यूशन, फिक्स करें वोटिंग को। लेट्स वो अगर आपने 3 ए एजेंट्स बनाए हुए, वो 3 ए एजेंट्स ना जिनमें से 2 एक बात करें, एक जो है वो डिफरेंट बात कर रहा है, तो उस केस में आप वोटिंग कर दें, कॉन्फिडेंस स्कोर कर दें, ह्यूमन एस्केलेशन कर दें। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि आपने ए एजेंट बनाना कैसे है। देखिए लाजमी नहीं है कि हर जगह आप मल्टी ए एजेंट यूज़ करें। आपने बिजनेस प्रॉब्लम को समझना है और उसके हिसाब से आपने ए एजेंट बनाना है। लेट्स सपोज आपके पास बिजनेस प्रॉब्लम छोटा सा है, आप उस केस में स्टेज 1 वाला यूज़ करें, आप सिंगल ए एजेंट बनाएं। लेट्स सपोज अगर आपका सिस्टम सिंपल है लेकिन उसमें आपने कोई इंटीग्रेशंस करनी है, आपने एपीआई कॉल्स करनी है, आप उस टाइम स्टेज 2 पे चले जाएं, टूल्स ऐड कर दें, मेमोरी ऐड कर दें, एरर हैंडलिंग ऐड कर दें। फिर उसके बाद लेट्स सपोज कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको लगता है नहीं यार आपका मॉडल हेलुसिनेट कर रहा है, उस केस में आप स्टेज 3 पे आ जाए। स्टेज 3 में आपके पास ऑर्केस्ट्रेटर आ जाएगा, उसके बाद 2 एजेंट आ जाएंगे। फिर अगर आप एंटरप्राइज लेवल के लिए सोल्यूशन बना रहे हैं और कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज हैं तो वहां पे आप स्केल अप सोल्यूशन पे जाएं जिसमें ऐड पैरेलल एजेंट्स, देन फुल ऑब्जर्वेबिलिटी, ट्रेसेस, मैट्रिक्स एवेल्यूएशंस, देन ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड मेमोरी पैटर्न्स। ये मोस्ट ऑफ द टाइम एंटरप्राइज लेवल टेकअवेज के हैं। की टेकअवेज ये है जी, गोल ड्रिवन इकोनॉमी है, ठीक है, कोई ह्यूमन इन द लूप की जरूरत नहीं है, 24/7 चलेगा। सिंगल वर्सेस मल्टी का मैंने आपको बता दिया कि सिंगल ए एजेंट होता है, मल्टी ए एजेंट होता है। मेमोरी और स्टेट 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दोनों का मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी। और लास्टली मैंने आपको बताया कि भाई बिजनेस प्रॉब्लम के हिसाब से अपना ए सिस्टम बनाए। लाजमी नहीं है कि मल्टी ए एजेंट की तरफ जाना है, सिंगल ए एजेंट से स्टार्ट करें और फिर स्केल अप करें मल्टी ए एजेंट की तरफ। इस टाइम मार्केट में एआई वर्कफ्लो इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। यकीन करें हर बिजनेस ओनर कहता है कि भाई मुझे अपने बिजनेस में एआई चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली मार्केट में इतने लोग ही नहीं है जिनको ये काम आता है। बहुत ज़्यादा लोग हैं आपको बोलेंगे यार हम आपको वॉइस बॉट बना देंगे, हम चैट बॉट कर देंगे, हम आपको ऑटोमेशन कर देंगे, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ है। अब बिजनेस ओनर कहता है कि भाई ये मेरा सिस्टम है, इसको मैं चला रहा हूँ 10-15 साल हो गए, अब मैं चाहता हूँ कि इसी सिस्टम के अंदर तुम एआई डालो। यहाँ पे आता है एआई वर्कफ्लो इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट। मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अपनी जर्नी एआई में स्टार्ट करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाए एआई वर्कफ्लो इंटीग्रेशन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि एआई वर्कफ्लो इंटीग्रेशन होता क्या है। एआई वर्कफ्लो इंटीग्रेशन बेसिकली कोई भी XYZ सिस्टम होता है किसी बिजनेस का, उस सिस्टम के अंदर आप एआई डालो ताकि एआई की मदद से ऑपरेशंस भी ऑटोमेट हो जाए, डिसीजन मेकिंग ऑटोमेट हो जाए और मैक्सिमम ROI आए। ये बेसिकली एआई वर्कफ्लो इंटीग्रेशन है। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यूजिंग एआई मॉडल एज ए डिसीजन मेकिंग लेयर इनसाइड योर सॉफ्टवेयर पाइपलाइन। मतलब जो एआई मॉडल्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में यूज होते हैं सॉफ्टवेयर पाइपलाइन में, ठीक है। आपका लेट्स सपोज कोई कस्टम वेबसाइट आपने बनाई है, कस्टम ERP सोल्यूशन है, उस सिस्टम के अंदर आपने एआई मॉडल्स को एम्बेड करना है और वो एज ए डिसीजन मेकिंग यूज होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं। बेसिकली 5 स्टेप लूप होता है, इस पर ट्रिगर होता है, ट्रिगर्स का मैं आपको बता चुका हूँ। फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस आप समझ लें एक्शंस, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बेस्ट एक्शन पिक करना है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर लर्न किया जाता है। लूप अगर आप देखें टोटल एआई एजेंट का लूप है, ठीक है। अब इसके 3 मेन कोर कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है जी एआई ब्रेन, जिसमें LLM आता है। आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे LLM को, रैग पाइपलाइंस भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरलाइज आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उस पर आप डिसीजन लेंगे कि LLM आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आपने रैग पाइपलाइन यूज करनी है, आपने सिस्टम फॉर्म यूज करनी है। फिर जी कनेक्टर, कौन से कनेक्टर्स यूज करने हैं, APIs उनकी अवेलेबल हैं या नहीं, अगर APIs अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने कैसे ऑटोमेट करना है। फिर ऑर्केस्ट्रेशन लेयर होती है जिसका रोल होता है जी कंट्रोल करें फ्लो को, सीक्वेंस को देखें कि भाई स्टेप्स जो हो रहे हैं वो सीक्वेंस में हो रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन जो मल्टी एजेंट्स के बीच में होती है वो सब ऑर्केस्ट्रेटर कर रहा होता है।
फिर जी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन होती है, ट्रिगर बेस करना है आपने, स्केड्यूल करना है, ह्यूमन इन द लूप है या फुली ऑटोनोमस है। ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो CI/CD पाइपलाइंस होती है। इसकी एग्जांपल ये है कि जब पाइपलाइन फेल होती है तो एआई देख ले भाई एरर कहाँ पे आ रहा है, उस एरर को डायग्नोज करे, डायग्नोज करने के बाद फिक्स करे, फिर वेरीफाई करे और फिर नोटिफाई कर दे टीम को कि भाई ये वाला इशू आया था कोड में, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। दूसरी एग्जांपल इसकी है सेल्स लीड स्कोरिंग, कि न्यू लीड ऐड हो रही है सीआरएम में, स्कोर करो उस लीड को, प्रायोरिटी सेट करो और फिर रेलिवेंट बंदे को ऑटोमेट करा के दे दो। फिर तीसरी चीज़ है जी कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन। इसकी एग्जांपल हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि ईमेल आती है, ईमेल रीड करे, क्लासीफाई करे, क्लासीफाई करने के बाद जी ड्राफ्ट करे रिस्पॉन्स को और उसके बाद एस्टिलेट कर दे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग आ गई, एआई ओप्स करते हैं इसमें, नॉर्मली अगर डिटेक्ट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो फिर रूट कॉज उसका देखो, रूट कॉज देखने के बाद जी रीस्टार्ट करो सर्विस को और फिर लॉग्स कर दो जेरा में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। और एग्जांपल जैसे लेट्स सपोज ई कॉमर्स स्टोर है, उसमें जी वॉइस बॉट इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें प्रिडिक्टिव रीऑर्डरिंग है, उसमें जी कस्टमर रिव्यूज़ एंगेजमेंट एनालिसिस है। ये सब चीज़ें भी एआई वर्कफ्लो के थ्रू हो सकती हैं। पॉपुलर टूल्स के हैं जी make.com, ज़ेपियर, आपसे जो एग्जांपल्स शेयर किए वो make.com की है। N8N ओपन सोर्स है, सस्ता है, सेल्फ होस्टेड है। अगर आप कोडिंग की तरफ जा रहे थे तो LangChain है, LangGraph है, एंथ्रोपिक और OpenAI, आप सबको पता है इनकी API कॉल्स आप लोगों ने यूज़ करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट यही है। आप ओपन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ओपन एआई और प्लॉट पे जाएं। लेकिन अगर आपका एआई एजेंट सिंपल है तो उस केस में आप ओपन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर क्रू एआई ऑटोजन मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। फिर एयर फ्लो है, परफेक्ट है, ये पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। की बेनिफिट क्या है जी, स्पीड, ऑप्टिमाइज स्पीड है, डायरेक्ट 24/7 अवेलेबल है, कॉस्ट सेविंग है, लेस मैनुअल वर्क है। फिर उसके बाद जी कंसिस्टेंसी है, कोई ह्यूमन एरर नहीं है। फिर स्केलेबल होते हैं, सही है, वॉल्यूम मल्टीपल वर्क, फिर स्केलेबल सॉल्यूशंस होते हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं एआई वर्कफ्लो इंटीग्रेशन के, और आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एआई में जर्नी स्टार्ट करें। अपना जो थॉट प्रोसेस है वो आप एआई वर्कफ्लो इंटीग्रेशन के अराउंड रखें। यकीन करें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको।